वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और हमारी DT+B TGT सोशल साइंस की एक सीरीज़ चल रही है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उनको ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जो भी DT+B के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपके साथ क्या कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो ये पेपर हमारा 9 अक्टूबर 2021 का है, जो शिफ्ट 1 में कंडक्ट हुआ था। और बाकी मैं आपके साथ अभी जो करंट में पेपर हुए हैं लास्ट में 21 में जो हुए थे, पहले वो डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। फिर चलिए इस जो क्वेश्चन पेपर है इसके मैंने 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो देखते हैं हम आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज़ को। और आप एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर अपने पास रखें, ताकि कुछ भी आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है उससे आप नोट डाउन ज़रूर करेंगे। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अगर क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं हो रहे तो जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया है उस एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, आ जाते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो तो उतना ही रहने वाला है। और उसी सिलेबस से फिर आगे पीछे करके क्वेश्चंस क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इफेक्टिव लिटरेसी रेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी साक्षरता दर का सही अभिव्यक्ति है, यानी इफेक्टिव लिटरेसी रेट को क्या कर रहा है, अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है। देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ illiterate person aged 7 and above 100 पटे में या फिर डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एज 7 एंड अबव, यानी कि 7 वर्ष और अधिक आयु के अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या गुणा करना है हमें 100 से, और उसे भाग किससे देना है, 7 और अधिक वर्ष की जनसंख्या से। या नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ इलिटरेट एज 7 एंड अबव मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा नंबर ऑफ लिटरेट, दैट इज नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एज्ड 7 एंड अबव मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एज 7 एंड अबव। तो अब इसमें क्या है, हमें उसमें हम इलिटरेट ले रहे थे, इसमें हम लिटरेट ले रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एंड एज्ड 7 एंड अबव मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में प्रभावी साक्षरता पर की दर की गणना वर्ष 7 या उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या को 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या से विभाजित करके और उसे 100 से गुणा करके की जाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 7 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों की कुल संख्या, उससे डिवाइड करना है 7 वर्ष, उससे अधिक आयु की कुल संख्या मल्टीप्लाई करना है उसको 100 से। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर डज नॉट एक्ट एज अ डिटर्मिनेंट फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन हमारा अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, दूसरा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कृषि क्रियाकलाप, थर्ड है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज खनिज संसाधनों की उपलब्धता, या फोर्थ हमारा पॉलिटिकल डिसीजन यानी राजनीतिक निर्णय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्नगत विकल्पों में से कृषिगत क्रियाकलाप ऐसा सामाजिक आर्थिक कारक है जो जनसंख्या के असमान वितरण के निर्धारण के रूप में कार्य नहीं करता। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जैसे भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। और भौगोलिक कारकों के अंतर्गत तलरूप यानी टोपोग्राफी, जलवायु, मिट्टी, पानी एवं खनिज पदार्थ आते हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं व शिक्षा जैसे सामाजिक कारक एवं सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व वाले स्थान भी जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। इनके अलावा शहरीकरण और राजनीतिक निर्णय भी जनसंख्या के असमान वितरण के कारक
हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। द वेस्टर्न घाट्स रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट्स, यानी वेस्टर्न घाट कौन से स्टेट से स्टार्ट होता है? गुजरात से, केरला, महाराष्ट्र या फिर गोवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। तो पश्चिमी घाट जो होते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स का आरंभ भारत के गुजरात राज्य से होता है। पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर होती है। महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। उत्तर में तापी नदी के मुहाने यानी महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक क्या है ये विस्तृत है यानी कि फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रबर क्रॉप, यानी रबर क्रॉप जो होती है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी कि इसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है और रेनफॉल चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन है ओनली वन, नीदर वन और टू, बोथ 1 और 2 या फिर ओनली सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री से अधिक तापमान वाली नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर भारत में मुख्यतः केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उगाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि कथन पहला जो है वो सही है और दूसरा क्या हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? द लूनी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो लूनी रिवर है वो कौन से स्टेट से ओरिजिनेट होती है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखते हैं हम अपने राइट आंसर को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो लूनी नदी की जो ओरिजिनेट होती है यानी उत्पत्ति होती है वो राजस्थान राज्य से ही होती है और लूनी अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से यानी अजमेर राजस्थान से निकलती है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं यानी सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में ये क्या हो जाती है विलुप्त हो जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं हमारी सरस्वती, बूंदी, सुकरी एवं जवाई। इसे रेगिस्तान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन द वर्ल्ड इज, यानी विश्व के लोहे और स्टील के अग्रणी उत्पादक देश कौन है? इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्ल्ड मिनरल स्टैटिस्टिक्स के 2020 और 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में लोहे एवं स्टील का सबसे ज़्यादा उत्पादन यानी प्रोड्यूसर कौन सा देश है? चीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। द रेड डाटा लिस्ट मेंटेन्ड बाय IUCN इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? वुल्नरेबल स्पीसीज या फिर नियर थ्रेटेंड स्पीसीज। तो आपको पता होगा कि जो हमारे जो भी आपके फ्लोरा एंड फौना है अगर वो इंडेंजर्स होते हैं या फिर एकदम ही गायब होने वाले होते हैं, विलुप्त होने वाले हैं, तो उनको कुछ कैटेगरीज डिवाइड हैं। तो उसमें से क्या है हमारा एक UCN रेड डाटा लिस्ट द्वारा निर्मित श्रेणियों को शामिल किया जाता है। देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को। ओनली सेकेंड, बोथ 1 और 2, ओनली फर्स्ट और नीदर 1 और नीदर 2। तो IUCN पिछले 50 वर्षों से वैश्विक स्तर पर प्रजातियों, उप प्रजातियों और उनकी किस्मों के संरक्षण की स्थिति, प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे को उजागर करता है तथा उसके संरक्षण को बढ़ावा देता है। IUCN के द्वारा प्रजातियों के संरक्षण के लिए संकटाधीन, सुभेद व निकट संकटाधीन प्रजाति, गंभीर रूप से लुप्त प्राय तथा विलुप्त आदि श्रेणियाँ बनाई गई हैं। तो जो दोनों ही हमारे हैं वल्नरेबल स्पीसीज और जो क्या होने वाली हैं
डिस्ट्रॉय या फिर विलुप्त होने वाली हैं, दोनों ही क्या आती हैं, IUCN के रेड लिस्ट में आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्यूमुलेटिव एटमॉस्फेरिक डिज़ास्टर, यानी कि संचयी वायुमंडल आपदा है। फ्लड यानी बाढ़, ड्रॉट यानी सूखा, टोर्नेडो यानी टोर्नेडो। ठीक है, क्या है हमारे पास, तीनों ही सही हैं, या फर्स्ट सेकेंड, ओनली थर्ड, या फिर ओनली सेकेंड। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाढ़ तथा सूखा को संचयी वायुमंडलीय आपदा माना जाता है। बाढ़ और सूखा के विनाशकारी नतीजों ने पिछले 2 दशकों में 3 अरब लोगों को प्रभावित किया है, जिसके फलस्वरूप अभूतपूर्व मानवीय दुख और आर्थिक नुकसान हुआ है। केंद्र में कम दाब वाली मौसम प्रणाली को टोर्नेडो कहा जाता है। टोर्नेडो एक वायुमंडलीय आपदा है, परंतु ये संचयी वायुमंडलीय आपदा की लिस्ट में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन कंट्री इज करेक्ट। तो हमें क्या बताना है, इंडस्ट्रियल रीजन दे रखा है और कंट्री दे रखी है, तो हमें बताना कौन सा सही है। तो ग्रेट लेक रीजन कौन सा है, US का। लोरेन रीजन फ्रांस। कैंटो रीजन साउथ कोरिया। तो देखते हैं हम राइट आंसर, ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तीनों सही हैं, या फिर ओनली थर्ड सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। महान झील प्रदेश US में है के सर्वाधिक सकेंद्रीय उद्योगों के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, मोटर वाहन, मांस उद्योग प्रमुख है, एवं प्रमुख केंद्रों में शिकागो, डेट्रॉयट, इंडियाना हार्बर आदि उल्लेखित हैं। फ्रांस का लॉरेन यानी लॉरेन रीजन प्रदेश लोहा और इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और लॉरेन प्रदेश कोयला तथा लोहा और इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है। वहीं जो कैंटो है वो जापान का प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, पोस्ट डिजास्टर द फर्स्ट जॉब ऑफ रेस्क्यूअर इज टू, यानी आपदा उपरांत राहकर्ता या बचावकर्ता द्वारा किए जाने वाला प्रथम कार्य क्या होता है। सेट कैंप्स नियर बाय, यानी निकटवर्ती क्षेत्रों में कैंप को स्थापित करना। एसेस द एरिया, यानी क्षेत्र का आकलन करना। चेक द वर्किंग कंडीशन, यानी काम की दशाओं का परीक्षण करना, या कॉल द नोडल मिनिस्ट्री, यानी नोडल मंत्रालय को खबर करना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आपदा उपरांत राहतकर्ता यानी बचावकर्ता का पहला काम आपदाग्रस्त क्षेत्र का आकलन करना, ताकि तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू हो सके और जिसमें जनधन की क्षति को न्यूनीकृत किया जा सके। तदुपरांत निकटवर्ती क्षेत्र में कैंप स्थापित कर तथा नोडल मंत्रालय को सूचित कर एवं काम की दशाओं का परीक्षण करना चाहिए, जिससे बचाव कार्य प्रभावी ढंग से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, यानी विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है। माउंट ओवियट टनल जो कि तुर्की में है। नेक्स्ट है अटल टनल जो इंडिया का है। थर्ड है सेंट गोथार्ड जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, या फिर लायराइड या फिर लायरटल टनल जो कि नॉर्वे में है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी जो अटल सुरंग है वो विश्व की सबसे लंबी सुरंग यानी 9.2 किलोमीटर की है। हाईवे सुरंग है। यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अवस्थित है। हिमाचल क्षेत्र के पीर पंजाल पहाड़ियों में समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक तकनीक और मैकेनिकल प्रणाली से क्या है इसका निर्माण किया गया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है 9.2 किलोमीटर लंबी। यह सुरंग मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52, विच आर द फॉलोइंग सर्व एज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन इन इंडिया, यानी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। कोलकाता, भुवनेश्वर, बिलासपुर या फिर गोरखपुर। तो आपको क्या पता लगाना है ईस्टर्न रेलवेज़ का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी कि भारत में पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है कोलकाता में है, जबकि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है गोरखपुर में है। तो भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग
पास इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा पास है? दिहांग पास, बौंदीला पास, नीति पास या फिर थंगला पास। देखते हैं ऑप्शन नंबर। तो सबसे पहले उपयुक्त में से कोई भी दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं तो दिहांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, बौंडीला अरुणाचल प्रदेश का है, नीति उत्तराखंड में, और थांगला का है, लद्दाख का पास है। तो थांगला दर्रा, तो जो थांगला पास है वो 17,582 फीट की ऊंचाई पर भारत के संघ शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है, जबकि आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए को माना था। तो आप एक बार इसे अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट आर हाई, यानी निम्नलिखित में से किस जनांकिकी संक्रमण के चरणों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं? स्टेज 3, स्टेज 5, स्टेज 4 या फिर स्टेज फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर डी यानी स्टेज फर्स्ट। तो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत जो है हमारा सिद्धांत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के विभिन्न स्तरों से संबंधित जनसंख्या के वृद्धि को स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन W.S. थॉमसन ने 1929 में किया था और फ्रैंक नोटेस्टीन 1945 में इसका विस्तार किया। और जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की निम्नलिखित 5 अवस्थाएं हैं। तो चलिए देखते हैं सारे स्टेजेस को एक बार अच्छे से। तो जो हमारा स्टेज 1 होता है उसमें जन्म दर ज़्यादा होता है, मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि की अवस्था होती है, यानी जितने लोग जन्म होते हैं उतने लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जो जनसंख्या की वृद्धि है वो स्थित रहती है। दूसरे में उच्च जन्म दर एवं गिरती मृत्यु दर और तीव्र जनसंख्या वृद्धि। दूसरे स्टेज में जन्म दर यानी बर्थ रेट ज़्यादा होता है लेकिन मृत्यु रेट गिर जाता है। तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेज इसमें जन्म दर कम हो जाता है और मृत्यु दर भी कम रहता है। तो कम होती जनसंख्या जो होती है वो मेंटेन हो जाती है। फोर्थ स्टेज होता है हमारा निम्न जन्म दर एवं न्यून मृत्यु दर, धीमी जनसंख्या में वृद्धि, यानी जन्म दर भी कम है यहाँ पर और मृत्यु दर है वो और भी कम हो जाता है। पांचवी अवस्था है जन्म दर मृत्यु दर से भी कम ऋणात्मक वृद्धि, यानी इसमें जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से भी कम हो जाता है। इसमें पॉपुलेशन क्या होती है, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप। तो आपको पता होगा भारत में डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं। एक बार अब उन्हें अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि अगर इसमें खरीफ से पूछा है तो कभी आपसे रबी या फिर जायद किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या उनके मंथ्स पूछ लेगा, या फिर जैसे आपसे इसमें पूछा है कि कौन सी फसल है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। राइस है, बाले है, ग्राम है या फिर वीट है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी राइस क्या हो जाएगा, खरीफ फसल का एग्जाम्पल। तो खरीफ फसल चावल खरीफ की फसल है। खरीफ फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है और तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। वर्षा काल की फसलें हैं ये। और खरीफ की प्रमुख फसलों के अंतर्गत जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, कपास आदि आते हैं। अगर मैं रबी फसल की बात करूं तो रबी फसलों को अक्टूबर नवंबर तक बोया जाता है तथा अप्रैल मई तक काटा जाता है। ये शीतकाल की फसलें। प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर ऑफ एनी रीजन, यानी तकनीक कारक जो किसी भी प्रदेश की कृषि को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। हाई यील्ड वैरायटी यानी उच्च उत्पादकता वाले बीज, या केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक उर्वरक। तो ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, नीदर 1 और 2, ओनली सेकेंड या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में तकनीक कारकों में उच्च उत्पादकता वाले बीज जो हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, वो हमारे एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड, यानी लेटराइट सॉइल कौन से इंडिया के रीजन में पाई जाती है। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट में, या हिल्स ऑफ असम यानी असम की पहाड़ियों में। ओनली सेकेंड, ओनली फर्स्ट, नीदर 1 और 2 या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोनों। तो प्रश्न में दिए गए भारत के पश्चिमी घाट तथा असम की पहाड़ियों पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। और लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षारण यानी लीचिंग का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाता है, परंतु लोहे के जो ऑक्साइड होते हैं वो एल्युमिनियम के साथ यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। द नाग टिब्बा पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द हिमालयन रेंज, यानी नाग टिब्बा चोटी हिमालय की किस श्रेणी पर अवस्थित है? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालयस, आउटर या फिर लेसर? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो नाग टिब्बा उत्तराखंड के निम्न हिमांचली क्षेत्र यानी लेसर हिमालय रीजन की सबसे ऊंची चोटी है। और नाग टिब्बा यानी सर्व की चोटी 3022 मीटर यानी 9915 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल डिवीज़न के बुग्याल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज हैज़ द हाइट अबव 700 मीटर, यानी पर्वत श्रृंखलाओं की किसकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है? कामेट, नंदा देवी या फिर केदारनाथ? सेकेंड और थर्ड, ओनली थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड या फिर तीनों? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से कामेट की ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। नंदा देवी की 7817 की ऊंचाई 7 और इन दोनों की क्या है ऊंचाई 7000 से अधिक है। तो कामेट पर्वत उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में आता है। कंचनजंगा के बाद नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और केदारनाथ जो कि उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है जिसकी ऊंचाई कितनी है 3584 मीटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। विच टाइप ऑफ रूफ इज़ अप्रोप्रिएट फॉर रिड्यूसिंग विंड फोर्स ऑन द रूफ ड्यूरिंग द साइक्लोन, यानी चक्रवात के दौरान वायु के बल को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के छत का उपयुक्त होता है? शेड रूफ होनी चाहिए, पिरामिडिकल रूफ होनी चाहिए, गैबल होनी चाहिए या फिर फ्लैट रूफ होनी चाहिए, यानी कि जो क्या कर सके, जो हमारा वायु का जो बल है उसको क्या कर सके, नियंत्रित कर सके, यानी जो विंड का फोर्स है उसे रिड्यूस कर सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पिरामिड टाइप की जो छत होती हैं वो वायु के दाब को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित। तो चक्रवात के दौरान वायु को नियंत्रित करने के लिए पिरामिडीय छत उपयुक्त होती हैं। पिरामिडीय छत पिरामिडीय त्रिभुजों से निर्मित होती हैं। निर्माण में त्रिभुजों का सबसे मजबूत आकार बनाया जाता है। एक पिरामिड एक प्रकार के निम्बत की छत होती है जिसमें 4 त्रिभुज के आकार की भुजाएं होती हैं जो ढलान पर होती हैं। और शेड की छत में एक ही ढलान होती है जो डिज़ाइनर के आधार पर खंडीपन से भिन्न हो सकती है। गैबल छत जो त्रिभुज के अंत के आकार के रूप में होता है, इसका त्रिभुज साइडिक या पत्थर से बना होता है। और सपाट छत कई प्रकार की झुकी हुई छतों के विपरीत एक सपाट छत एवं समतल होती हैं। तो आज का हमारा सेशन के जो 20 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ।